आरूही सामने का मंजर देखकर चौंक गई। आयुष का पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा था और आयुष कोने में दीवार से सर टिकाए बैठा था। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था और वहीं पास में कुछ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। आयुष इस सब से बेखबर एक शून्य में देखे जा रहा था। आरूही ने इधर उधर देखा तो उसे एक फर्स्ट एड बॉक्स दिख गया। उसने जल्दी से वो बॉक्स उठाया और आयुष के बगल में बैठ गई, जिससे कुछ टुकड़े उसके हाथ में भी चुभ गए, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने पहले उसके हाथ से कांच के टुकड़े निकाले, दवाई लगाई और फिर पट्टी की, पर इस दौरान आयुष ने एक बार भी सी तक नहीं की और एकटक आरूही के चेहरे को देखे जा रहा था। आरूही ने पट्टी करने के बाद उसे खड़ा किया और बेड पे बिठाया कि तभी आयुष की नज़र आरूही के हाथ पर गई, जिससे कांच के टुकड़े चुभने के कारण लगातार खून बहे जा रहा था। पर आरूही का ध्यान तो सिर्फ आयुष के हाथ पर ही था। आयुष की नज़र जैसे ही उसके हाथ पर पड़ी, उसने वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और उसके हाथ पे दवाई लगाने लगा। आरूही ने उसे रोकते हुए कहा, अरे छोटी सी चोट है, दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। आयुष ने उसे डांटते हुए कहा, चुप। आयुष की पट्टी कर देने के बाद आरूही ने एक नज़र कमरे पर डालते हुए आयुष के हाथों को थामते हुए कहा, आयु। ये सुनते ही आयुष ने हैरानी से आरूही की ओर देखा, पर न जाने क्यों उसे अच्छा लगा। आरूही ने आगे कहा, जो भी मन में है ना, मुझसे शेयर करो, और ऐसे अंदर ही अंदर घुटने का क्या मतलब? मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में। ये सुन आयुष ने आरूही की गोद में सर रख दिया और फिर उसका हाथ थामकर कहा, आरूही, मैं आज तक सिया से ये सोचकर नफरत करता रहा कि उसने मुझे धोखा दिया है, पर असल में मैं तो उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। मैंने बहुत गलत किया ना सिया के साथ। और इतना कहे वो उठ खड़ा हुआ और आरूही की आंखों में देखने लगा। आरूही ने बड़े ही प्यार से उसे कहा, तो ऐसे खुद को चोट पहुंचाकर, अपनों को तकलीफ देकर तुम सही कर रहे हो क्या? क्या सिया यही चाहती थी? वो आज भी तुम्हें देख रही होगी ना, और तुम्हारी ऐसी हालत देखकर क्या वो खुश होगी आयु? अपनी जिंदगी फिर से खुलकर जीना शुरू कर दो पहले की तरह, और मूव ऑन करो, तो ही सिया की आत्मा को खुशी मिलेगी। आयुष ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया तो आरूही उठकर खड़ी हुई और कहा, अब मुझे चलना चाहिए। तो आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। आरूही ने पहले तो मना किया, पर फिर वो मान गई। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद आरूही ने उसका मूड अच्छा करने के इरादे से कहा, वैसे मुझे लगता था कि पता नहीं सिया ने कौन सा राजकुमार पसंद किया है अपने लिए, पर मुझे नहीं पता था कि सिया की चॉइस इतनी बुरी है। ये सुन आयुष ने इतराते हुए कहा, ओ हेलो मैडम, कॉलेज की लड़कियां मरती थी मुझ पे, और आधी से ज़्यादा तो अपनी किस्मत को कोस रही होंगी जब उन्हें मेरे और सिया के बारे में पता चला होगा। इस पर आरोही ने खड़े होते हुए कहा, वो ना अपनी किस्मत को नहीं, भगवान को कोस रही होंगी कि आखिर उन्होंने तुम जैसा बंदर बनाया ही क्यों। और इतना कहकर उसने आयुष के मुंह पर एक कुशन मार दिया। तो और क्या था, हो गई पिलो फाइट शुरू। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे कि आयुष ने आरूही को उसकी कमर से पकड़ लिया और फिर आरूही का पैर बेड में अटक गया, जिससे दोनों ही बेड पर जा गिरे। आयुष नीचे था और उसके सीने पर आरूही थी। आयुष का हाथ आरूही की कमर पे था और आरूही के दोनों हाथ उसके सीने पर। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए थे कि आरूही को होश आया और वो झटके से उठ खड़ी हुई। उसके पीछे ही आयुष भी खड़ा हो गया और दोनों ही इधर उधर देखने लगे। आरूही बिना एक पल गवाए वहां से विदाई ले चली गई। आयुष भी अपना सर झटक कर कमरे की सफाई करने लगा। सफाई करते हुए उसका ध्यान आरूही की ईयरिंग पर गया। वो नीचे गिरी हुई थी। उसने उसे उठाया और अपनी मुट्ठी कस के बंद कर एक लंबी सांस ली। फिर न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने एक लकड़ी का बॉक्स अपनी अलमारी से निकाला और उस ईयरिंग को उसमें रख वो वापस रख दिया। कमरे की सफाई करने के बाद उसका ध्यान उस लेटर पर गया और उसे याद आया कि उसने वो लेटर आधा ही पढ़ा था। उसने अपनी जेब में से वो लेटर निकाला और बेड पर बैठकर पढ़ने लगा। आयु,
अब तक तो रूही ने तुम्हें सच्चाई बता दी होगी ना। अब मैं बस तुमसे यही कहूँगी कि शायद भगवान ने हमारा साथ यहीं तक ही लिखा था। अब तुम्हें मूव ऑन करना होगा और खुद को संभालना होगा। अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए ही सही। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी रूही तुमसे बहुत प्यार करती है। ये पर जैसे आयुष को धक्का सा लगा। आगे लिखा था, उसे लगा कि मैं समझ नहीं पाऊंगी। बचपन से जानती हूँ उसे। तुम में वो सब है। आयु को, आरोही को अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए था। और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारी परवाह नहीं करती ना, तो आज ये लेटर तुम्हारे हाथों में नहीं होता। क्योंकि वो जानती थी कि इस लेटर से तुम अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू कर पाओगे। आयु, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि मेरी रूह से ही प्यार करो। बस इतना कहूँगी कि एक ऐसी लड़की से प्यार करना जिसके लिए तुम्हारा दर्द अपने दर्द से भी बढ़कर हो, जिसके लिए तुम उसकी पूरी दुनिया हो, जो उसके लिए तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट हो। मैं तो अब वापस नहीं आ सकती, पर हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये जरूर कह सकती हूँ, जब भी मन करे आंखें बंद कर मुझे महसूस कर लेना। तुम्हारी अपनी सिया। आयुष ने न जाने कितनी बार असमझ में वो लेटर बार बार पढ़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर थक हार कर उसने वो लेटर भी उसी डब्बे में रख दिया जिसमें वो इयररिंग रखा था। फिर वो बेड पर लेट गया और उस लेटर के बारे में सोचकर कहा, यार, सिया को गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। फिर वो करवट बदल कर लेट गया, तो फिर उसकी आंखों के सामने आरूही का उसकी पट्टी करना, अपनी चोट को नज़रअंदाज करना, आयुष का उसकी गोद में सर रखना, उसका उसे प्यार से समझाना, और फिर दोनों का बेड पे गिरना घूमने लगा। बस यही सोचते हुए उसे नींद आ गई। इधर आरूही ने घर पहुंच पहले धीर की आयुष की सलामती की जानकारी दी और फिर वो अपने कमरे में आकर लेट गई और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। इधर करण भी काजल के बारे में सोचते हुए ही सो गया। अगली सुबह आज आयुष में एक नई ताजगी सी थी। वो जब तैयार होकर नीचे आया तो उसने सबसे पहले किचन में जाकर अपनी माँ को साइड हग करते हुए पूछा, क्या बना रही हो ब्यूटी क्वीन आज? अपने बेटे का पुराना रूप देख नेहा जी की आंखें नम हो गईं और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से आयुष के मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुझे नहीं पता कितना याद किया मैंने अपने इस चुलबुले से आयुष को। आयुष ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी माँ, पर अब आपका यही बेटा रोज मिलेगा आपको। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया तो नेहा जी भी मुस्कुरा दी और कहा, तेरा फेवरेट चीज सैंडविच बना रही हूँ। इस बात पर उछलते हुए आयुष ने उन्हें एक किस की और कहा, जल्दी लाओ यार। और इतना कहकर वो वहीं सेल पर बैठ गया तो नेहा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसे चीज सैंडविच अपने हाथ से खिलाया। नाश्ता करने के बाद वो बाहर आया और काजल, जो कि कॉफी पी रही थी, उससे उसका कप छीन लिया और खुद पीने लगा। काजल ने उसे घूरा तो उसने अनजान बनते हुए कहा, व्हाट? काजल ने कॉफी को घूरते हुए कहा, ये मेरी कॉफी है। आयुष ने गौर से कॉफी के कप को देखते हुए कहा, नाम कहाँ लिखा है तेरा? इस बात पे काजल ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, आई मिस्ड यू भाई। इस बात पे आयुष ने भी उसे गले लगा लिया और उन्हें ऐसे देख वहां खड़े मोहित जी और मनीष जी दोनों ही मुस्कुरा दिए। तभी आयुष की नज़र ऊपर यशा पे पड़ी, जो रेलिंग के सहारे खड़ी किसी से मुस्कुराकर बातें कर रही थी, या यूं कहो बातें सुन रही थी। पहचानी गए होंगे, और कौन? धीर यार। वो काजल से अलग हो ऊपर यशा के पास जाकर खड़ा हो गया। यशा का तो उस पे ध्यान ही नहीं गया। वहीं आयुष बड़े गौर से उसे देख रहा था और सुन रहा था। जब कुछ देर बाद यशा का ध्यान गया तो उसने झट से फोन रख दिया। वहीं आयुष ने धीर का नाम देख लिया था और वो अब उस सीआईडी वाली नजरों से घूर रहा था। तो यशा ने कहा, यार प्लीज किसी को मत बताना। तो आयुष ने कहा, मुझे क्या मिलेगा? इस बात पे एक पल को तो वो आयुष को देखती ही रह गई, पर फिर उसके गले लगकर उसने कहा, जो भी ले लेना, बस ये पुराना वाला आयुष मत छीनना। इस बात पे आयुष ने मुस्कुराकर उससे अलग होकर कहा, वैसे मुझे उस घोचू की खबर लेनी पड़ेगी। हाँ, उसने मेरी बहन से प्यार किया और मुझे ही नहीं पता। इस बात पे यशा भी मुस्कुरा दी और फिर दोनों नीचे आ काजल को ले अपने अपने काम पर निकल गए।
अदिति का घर। अदिति जैसे ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने वाली थी, उसके पापा ने उससे कहा, बेटा आज मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। और स्नेहा और तुम्हारी माँ तो कल तक आएंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अदिति, कोई बात नहीं पापा। और इतना कह वो कॉलेज के लिए निकल गई। खुराना ट्रेडर्स। आयुष का पुराना रूप देख चेतन जहाँ खुश था, वहीं सब लोग हैरान थे। आयुष कैफेटेरिया में कॉर्नर टेबल पर बैठा आरोही को देख रहा था, जो कि कॉफी मशीन के पास खड़ी थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी चेतन आकर उसके बगल में बैठ गया और कहा, कहीं तेरे इस बदले रूप के पीछे आरोही का हाथ तो नहीं ना? चेतन की आवाज़ से आयुष का ध्यान टूटा और फिर उसने उसे सारी बातें बता दी, क्योंकि वो उस पे यकीन कर सकता था। चेतन कभी हैरानी से आरोही को देख रहा था तो कभी आयुष को। चेतन ने मन में कहा, यार प्यार तो तुझे भी है, बस एहसास करवाना होगा। और इतना सोच वो मुस्कुरा दिया। और फिर उसने आयुष से कहा, तुझे क्या लगता है कि वो तुझसे प्यार करती है क्या? आयुष, कभी लगता है हाँ तो कभी लगता है ना। तभी चेतन को बुलाने पर माही वहां आ गई तो वो आयुष को मैं अभी आया कहकर चला गया। वहीं आयुष आरोही की ओर बढ़ गया, जिसका ध्यान फोन पे था और साथ ही में वो मशीन से कॉफी भर रही थी। आयुष को न जाने क्या हुआ, उसने अपना हाथ कॉफी मशीन के नीचे कर दिया। जैसे ही आरोही का ध्यान गया, उसने झट से फोन काटा और जेब में डाल लिया। इस चक्कर में उसके हाथ में पकड़ी हुई कॉफी उसके हाथ पे गिर गई, पर उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। फिर उसने झट से आयुष का हाथ पकड़ा और साइड में ही बने एक वॉश बेसिन में उसे ले गई। उसने जल्दी से टैप ऑन किया, आयुष का हाथ पानी के नीचे किया और साथ ही में उसे डांटना भी शुरू कर दिया। पागल हो क्या? ऐसे कैसे कॉफ़ी मशीन के नीचे हाथ रख दिया? वो कोल्ड ड्रिंक मशीन नहीं थी। अगर मैं ध्यान नहीं करती तो हाथ ज़्यादा जल जाता ना। वहीं जब आयुष का ध्यान आरोही के लाल पड़ चुके हाथ पर गया तो उसने अपना हाथ झटका और आरोही का हाथ टैप के नीचे करते हुए कहा, मुझे लेक्चर दे रही हो? अपना हाथ तो देखो पहले। जब आरोही का हाथ काफ़ी देर पानी के नीचे करने पर भी ठीक नहीं हुआ तो आयुष उसे अपने केबिन में लाया। उसने अपने ड्रॉर में से एक ऑइंटमेंट निकाली, फिर आरोही को बिठा उसके हाथ पे लगाया। ऑइंटमेंट लग जाने के बाद आरोही ने आयुष को थैंक यू बोला और फिर वहाँ से बाहर आ गई। कॉलेज में आज फेस्ट की तैयारियां चल रही थीं, इसलिए क्लासेस नहीं थीं। मेन हॉल में सब लोग फेस्टिंग की ही तैयारियां कर रहे थे। अदिति को कुछ काम था, इसलिए वो काजल को बता मार्केट आ गई। काजल बैनर्स का काम करवा रही थी और करण स्टेज के पास ही कुछ स्टूडेंट से बातें कर रहा था कि तभी पीछे से किसी लड़की ने उसे गले लगा लिया और काजल उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। करण ने झटके से उससे अलग होकर कहा, आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजल उनसे दूर खड़ी थी, इसलिए उनकी बातें नहीं सुन पा रही थी। आलिया ने फिर से उससे चिपकते हुए कहा, तुमसे मिलने आई हूँ यार। करण कुछ कहता उससे पहले ही काजल वहां आ गई और आलिया पे एक नज़र डाल उसने करण का हाथ पकड़ उसे एक लॉकेट थमाते हुए कहा, ये तुम्हारा लॉकेट रह गया था उस दिन रात को, आज याद आया तो ले आई। इस पर करण मुस्कुरा दिया तो वहीं आलिया ने हैरानी और गुस्से से कहा, क्या रात को? तुम दोनों एक साथ रात को? इस पर काजल से पहले ही करण ने कहा, वो एक दिन हमारा मन किया तो हमने एक रात साथ में स्पेंड कर ली, तुम्हें क्या? इस पर काजल उसे मुंह खोले हैरानी से देखने लगी तो वहीं आलिया गुस्से से जल भुन गई, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही उसका फोन बज उठा और वो एक नज़र उन्हें घूर कर बाहर की ओर निकल गई। वहीं काजल ने करण से कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? इस पर करण ने अनजान बनते हुए कहा, कहाँ? मैंने कहाँ झूठ बोला? क्या हमने एक साथ रात नहीं बिताई थी? इस बात पे काजल असमझ में उसे देखने लगी तो करण ने धीरे से उसके सर पे एक चपत मारते हुए कहा, चलो बहुत काम है। काजल ने अपना सर झटका और वापस काम में लग गई। वहीं आलिया एक सुनसान सी जगह में समर्थ के सामने खड़ी थी। समर्थ, तवाही लड़कियों के कंटेनर में तुमने जो सीक्रेट कैमरा फिक्स किया था उसे चेक करो और उन लोगों की इन्फॉर्मेशन मुझे फॉरवर्ड करो। आलिया समर्थ के लिए काम कर रही थी और वो अंडरवर्ल्ड में
तबाही के नाम से जानी जाती थी। आलिया ने हामी भरी और वहां से निकल गई। इधर अदिति बाजार में खड़ी थी, उसके हाथ में कुछ वैक्स थे कि अचानक उसकी नज़र एक आइसक्रीम के ठेले पर खड़े सार्थक और सौरभ पे गई, जो आइसक्रीम खाते हुए कुछ बात कर रहे थे। सौरभ को देख अदिति के हाथ से वैक्स छूट गए। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, होठ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी सार्थक की नज़र अदिति पे पड़ी। वो सौरभ से मैं अभी आया कहकर उसके पास आ गया। अदिति की हालत देख वो घबरा गया। फिर उसने उसके कंधों को थामा, उसका सामान उठाया और फिर उसे पास ही में एक बेंच पे बिठाया। उसके बैग में से एक पानी की बोतल निकाल सार्थक ने अदिति को पानी पिलाया, पर कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। सार्थक ने हिचकिचाते हुए उसे अपनी गोद में उठाया, गाड़ी में बिठाया, उसका सामान रख सौरभ को इमरजेंसी कहे वो निकल गया अदिति के घर की ओर। जैसे ही वो घर पहुंचा, वहां ताला लगा हुआ था, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए अदिति का बैग देखा तो उसमें चाबी थी। उसने दरवाजा खोला और फिर अदिति को अंदर ले जा हॉल में सोफे पे बिठा दिया। वो तो शुक्र था कि पड़ोस की आंटी ने उन्हें नहीं देखा, वरना ऐसे सीन देखकर तो उनके कान खड़े और आंखें बड़ी हो जाती। पर फिर उसे एहसास हुआ कि अदिति को अकेले छोड़ना भी सही नहीं होगा, इसलिए पहले उसने उसे एक कमरे में लिटाया, जो कि संयोग से अदिति का ही कमरा था। जब उसने अदिति को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि अदिति को बहुत तेज बुखार भी है। उसने अदिति के पास बैठ उसके ऊपर पानी के छींटे मारे, पर वो होश में नहीं आई, पर वो बेहोशी में ही बड़बड़ा रही थी, पास मत आना मेरे, दूर रहो मुझसे प्लीज। सार्थक को लगा कि ये कोई पुरानी अतीत की याद की वजह से हुआ है। वो किचन में गया, एक बॉल पानी का भरा और फिर एक कॉटन का कपड़ा ढूंढकर वो अदिति के पास आ गया। उसने काफी देर तक उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां की तो जाके उसका बुखार उतरा, लेकिन अदिति अभी भी बेहोश थी। सार्थक जैसे ही वो बॉल लेकर उठा और जैसे ही मुड़ा, पास में टेबल पर पड़ी वही डायरी उससे गिर गई। उसने वो बॉल साइड में रखा और जैसे ही डायरी उठाई, उस पे लिखा था कुछ बातें खुद से खुद की। न जाने क्यों उसे वो डायरी पढ़ने का मन हुआ। उसने डायरी उठाई और एक पन्ना ऐसे ही खोल वो पास में एक चेयर पर बैठ पढ़ने लगा। उस पन्ने के टॉप पर लिखा था एक अजनबी अपना सा। उसके आगे लिखा था तुम्हें याद है मैं स्नेहा की दोस्त के घर पार्टी में गई थी, क्योंकि उसकी हेल्थ खराब थी इसलिए नहीं जानती थी मैं कि ये पार्टी मुझे कोई ऐसे से मिला देगी जिस पे एतबार करने को दिल करेगा। एक वो रात थी जिसने मेरा इंसानियत से, इंसानों से, अजनबियों से विश्वास उठा दिया था। पर उस रात के बारे में मैं तभी लिखूंगी जब दिल करेगा। पर एक ये रात थी जिसने एक ऐसे से मिला दिया था जिससे ये लगा कि अच्छे से अच्छे लोग भी होते हैं, और वो हैं सार्थक जी। नहीं जानती क्यों, कब और कैसे, पर दिल को भा गए वो। उस रात उन्होंने एक बार भी मुझे डांस के दौरान अनकंफर्टेबल फील नहीं कर पाया। उनसे बात करके अच्छा लगता है। 2-3 दिन पहले वैसे ही रात आई, काली अंधेरी रात, बेहिसाब बारिश और बीचों बीच फंसी थी मैं। बस फर्क इतना था कि उस रात मदद करने एक दरिंदा आया था और इस रात एक फरिश्ता सार्थक जी के रूप में। नहीं जानती क्या एहसास हैं, पर जो भी हैं बहुत खास हैं। सार्थक ये पन्ना पर थोड़ा खुश था तो थोड़ा हैरान भी था। उसने थोड़ा सोच अगला पन्ना पलटा। उसके टॉप पे लिखा था वो काली रात। आगे लिखा था न जाने क्यों आज मन हल्का करने को मन कर रहा है। अगर काजल को इसके बारे में बताऊंगी तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, पर बस तुम्हें बता रही हूँ। 2 साल पहले जब मैं और काजल अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे और रिद्धि पुणे गई हुई थी, गांधी कॉलेज में एक दोस्त बना था। ये पढ़ वो चौंक गया। सौरभ आगे देखने में वो अच्छा लगता था, पर नहीं पता था कि ये बस एक ढोंग है। उसका असली सच तो मैं उस रात जान पाई जिसके बारे में मैं लिख रही हूँ। एक रात बेहिसाब बारिश हो रही थी। मैं माँ के लिए दवाइयाँ लेने गई थी और बीच रास्ते में बारिश के कारण फंस गई थी। मैं एक शेड के नीचे खड़ी थी।
कि सामने से सौरभ अपनी कार में आया और मुझे छोड़ने को कहा। मुझे उन पे भरोसा था, पर शायद वही मेरी गलती थी। मैं बैठ गई, पर गाड़ी को मेरे घर की ओर ले जाने के बजाय वो मुझे एक सुनसान सड़क पर ले गया। उसने गाड़ी को साइड में लगाया। बारिश थम चुकी थी। उसने मुझे बाहर आने को कहा, पर मेरा दिल नहीं माना। मुझे एक अनजान डर सता रहा था। जब मैं नहीं मानी, तो उसने मुझे मेरे बालों से पकड़कर बाहर निकाला और ज़मीन पे फेंक मेरे करीब आने लगा। जब मैंने उठने की कोशिश की, तो उसने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। मेरे शरीर में अब जान नहीं थी, पर कैसे न कैसे मैंने उसे धक्का दिया और अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आई। वो रात मैंने रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में बिताई और उन्होंने मुझे संभाला। अगली सुबह मैं घर तो आ गई, पर ये सच्चाई कभी किसी से कह ना पाई। ये पर जैसे सौरभ का दिल दहल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अदिति ने इतना कुछ सहा है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये कोई और भी तो सौरभ हो सकता है। पर फिर जब उसने सारी कड़ियाँ जोड़ी कि सौरभ भी 1 साल पहले उसी कॉलेज में पढ़ता था और वहाँ बाजार में ज़्यादातर भीड़ तो थी ही नहीं, और जब उसने अदिति को देखा था, उसकी नज़रें सौरभ पर ही थीं। जहाँ उसे अदिति के लिए बुरा लग रहा था, वहीं उसे सौरभ पे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तभी सार्थक का ध्यान कुछ गिरने की आवाज़ से टूटा। सार्थक ने डायरी साइड में रखी और देखा तो अदिति कुछ हलचल कर रही थी। वो दौड़कर उसके पास गया और उसने उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। अदिति ने अपनी आंखें खोलीं तो वो सीधा सार्थक के सीने से जा लगी, पर अगले ही पल सौरभ और सार्थक को एक साथ देखने वाली बात याद कर वो उससे अलग हो गई और नजरें झुकाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सार्थक एक पल को चौंक गया, पर फिर उसे अदिति का डर समझ आया, तो उसने बड़े ही प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं सौरभ जैसा नहीं हूँ। इस बात पे अदिति उसे हैरानी से देखने लगी और कहा, आपको कैसे पता? सार्थक ने एक सांस में आंखें बंद कर कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी वो डायरी पढ़ ली थी, पर वो एक्चुअली गलती से, प्लीज माफ कर दो। उसने आंखें खोलकर देखा तो अदिति उसे थोड़े गुस्से से देख रही थी। उसने कहा, आपने मेरी डायरी पढ़ी? सार्थक, हाँ, पर सिर्फ 2 पेज। अदिति, दूसरा कौन सा? सार्थक, जिस पे मेरा जिक्र है। अदिति ने झट से कहा, इसके अलावा है क्या उस डायरी में? ये बताइए कौन सा? पर जब उसे एहसास हुआ, उसने अपनी जीभ काट ली और आंखें कस के बंद कर दी। वहीं सार्थक उसे हैरानी से देखने लगा, पर फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची इतनी इम्पोर्टेंस है मेरी तुम्हारी जिंदगी में? इस पर अदिति ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, तो सार्थक ने उसे झट से गले लगा लिया। उस पे प्यार ही इतना आ रहा था। उसने वैसे ही कहा, आई एम सॉरी कि तुम्हें सौरभ की वजह से इतना कुछ सहना पड़ा, पर मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। अदिति ने उससे अलग होकर पूछा, वो आपका क्या लगता है? सार्थक, छोटा भाई। अदिति ने हैरानी से कहा, आप मेरे लिए अपने छोटे भाई को सजा देंगे, क्यों? सार्थक ने झट से कहा, क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे मैं। अदिति उसे एकटक देख रही थी। सार्थक ने उसकी आंखों में देख पूछा, तुम नहीं करती? तो अदिति ने खोए से अंदाज में कहा, करती हूँ ना, खुद से भी ज्यादा। सार्थक ने मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं एक पल बाद जब अदिति को एहसास हुआ, तो उसने उससे अलग होकर कहा, पर मैं आपकी नहीं हो सकती। इस पर सार्थक ने उसकी फीलिंग्स को समझते हुए कहा, जानता हूँ, जिसे देखते ही तुम्हारी ये हालत हो जाती है, उसके साथ रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है, पर कोशिश तो कर सकती हो ना। इस पे अदिति ने अपना सर हिला दिया और कुछ देर बाद सार्थक वहां से चला गया। शाम का समय, एक कैफे में करण कॉफी पी रहा था और ठीक उसके साथ वाले टेबल पर सामर्थ बैठा था, पर उसका चेहरा ढके होने के कारण करण उसे पहचान नहीं पाया। तभी समर्थ को एक कॉल आया। उसने रिसीव किया तो उधर से आलिया की आवाज आई, गुरु सर, वो 3 लोग थे। उनमें से एक लड़की जिसका नाम काजल है और उसका लिंक रिधि से भी है, वो थी। मैंने उसकी फोटो और सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी है, चेक कर लीजिए। समर्थ ने ओके कह फोन रख दिया और काजल की फोटो को देख कुछ याद कर कहा, ओ, तो मिस काजल सिंघानिया है ये। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकती काजल, मरने के लिए तैयार हो जाओ। काउंटर पर जा रहे करण के कानों में जब ये बात पड़ी, उसके कदम थम गए,
पर जब तक वो इंसान का चेहरा देखता समर्थ जा चुका था। करण ने पहले तो सोचा कि ये कोई और भी तो हो सकती है ना, पर न जाने क्यों ये उसे अपनी काजल लग रही थी। उसने कुछ सोचा और किसी को कॉल कर वो मुस्कुरा दिया और घर आ गया। मल्होत्रा बिल्डर्स। आज मौसम काफी सुहाना था। धीर खिड़की के बाहर के नज़ारे को देख रहा था और यशा उसके केबिन में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। धीर की नज़र उस पर जा टिकी और वो उसकी ओर बढ़ गया। वो यशा के बगल में बैठ गया और फिर धीरे से उसके कान में कहा, क्या कर रही हो? यशा ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, काम कर रही हूँ। इतना कह वो काम में लग गई। कुछ देर उसे देखने के बाद धीर ने उसका लैपटॉप उठाया और साइड में रख दिया। यशा ने उसे हैरानी से देखा तो उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यशा मैंने अब तक तुम्हें जितना जाना है मुझे ये लगता है कि तुम बहुत रिजर्व टाइप की इंसान हो। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए खुद को बदलो, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो, पर एक बात जरूर कहूँगा कि प्लीज़ कभी भी अगर तुम्हें कुछ भी कहना हो ना, दिल में कुछ भी हो, तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा हमसफर हूँ। ये सुन यशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सिर धीर के सर से टिका दिया। थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरी जिंदगी में आने के लिए। धीर ये सुन मुस्कुरा दिया और पास से गुजर रहे निशांत जी भी इन दोनों को देख और इनकी बातें सुन मुस्कुरा दिए और कुछ सोचते हुए घर के लिए निकल गए। निशांत जी अपने कमरे में बैठे थे और सरिता जी ने उनके पास आकर कहा, जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। निशांत जी, मुझे भी आपसे बात करनी है। सरिता जी कहिए। निशांत जी ने उन्हें ऑफिस वाली बात बताई और फिर कहा, मुझे तो ऐसा बहुत पसंद है, आपका क्या कहना है? फिर तो हम छोटे से बात करें। सरिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तो आपसे यही बात करनी थी जी, बच्ची तो बड़ी ही प्यारी है, कर लीजिए रवि से और रागिनी से बात। ये बात जब पास से गुजर रही रिया ने सुनी तो उसके कान खड़े हो गए और कुछ सोच पहले वो आरूही के कमरे में गई। उसने ये बात बताई और फिर उसके साथ करण के कमरे में आ गई। करण अपने कमरे में लगातार उस इंसान और काजल के बारे में सोच रहा था। वो तो होश में तब आया जब रिया ने उसके चेहरे के सामने हाथ फेरा और कहा, काजल भाभी के बारे में बाद में सोच लेना, पहले अपनी होने वाली भाभी के बारे में जान लीजिए। इस पर पहले उसने उसे असमझ में देखा और फिर आरूही की ओर देखा और उसने कहा, धीर भाई यशा से प्यार करते हैं और हमें बताया तक नहीं। अब तेरा तो दिखता था, पर धीर भाई तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। एक पल को तो वो झेप गया, फिर चौंक कर कहा, क्या सीरियसली? भाई की खबर लेनी पड़ेगी। फिर तीनों ने आपस में कुछ बातें की और धीर के कमरे में आ गए। धीर यशा से ही बात कर रहा था, पर उन्हें देख उसने फोन काट दिया तो करण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, किससे बातें हो रही थीं? तो धीर ने कहा, किसी से नहीं। धीर ने आगे कहा, तुम लोग यहाँ कैसे? रिया ने पूछा, भाई आप किसी से प्यार करते हो क्या? इस पर धीर पहले तो हैरान हुआ, पर फिर उसने कहा, न नहीं तो क्यों? आरूही, वो एक्चुअली माँ कह रही थी कि उनके कोई फ्रेंड की बेटी का रिश्ता आया था, इसलिए सोचा आपसे पूछ लें, पर अब कोई नहीं है तो मैं माँ को बता देती हूँ। इतना कह वो जाने को हुई तो धीर ने एकदम से उसका हाथ पकड़ के खींचा और वो बेड पे जा गिरी। धीर ने कहा, ऐसे कैसे किसी से मेरी शादी करवा सकते हैं? मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। इतना कह वो बाहर जाने लगा तो करण ने उसे पकड़ के रोकते हुए कहा, रुक जाओ मेरे मॉडर्न रांझे, आपकी शादी आपकी हीर से ही हो रही है। धीर ने उसे असमझ में देखा तो उसने उसे बेड पे फेंका और तीनों उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगे। करण ने उसे मारते हुए ही कहा, हमारी भाभी ढूंढ ली और हमें बताया तक नहीं। हाँ, आरूही ने भी वैसे ही कहा, कितने अरमान थे मेरे कि मैं आपके लिए दुल्हन ढूंढूंगी, नहीं तो एटलीस्ट उसके बारे में सबसे पहले फैमिली में मुझे ही पता चलेगा, पर आपने मिलाना तो क्या, बताना तक जरूरी नहीं समझा। रिया ने भी वैसे ही कहा, यशा दी से भाभी बना दिया और हमें बताया तक नहीं। धीर ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया और फिर उनसे दूर होकर कहा, पर तुम लोग को पता कैसे चला? ये तो सिर्फ काजल को पता था ना। इस पर आरोही ने धीर को एक पिलो मारा और नाटक करते हुए कहा,
हाय राम, काजल को बता दिया और हमें नहीं बताया। मेरा भाई मेरा ना रहा। धीर ने उसे रोकते हुए कहा। बस हाँ मेरी ड्रामा क्वीन, बहुत हो गया। अब ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला? इस पर रिया ने उसे निशांत जी और सरिता जी की बातें बताईं तो वो लगभग खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, चलो अब तुम लोग जाओ, सो जाओ। कर्ण ने जाते हुए कहा, हाँ आपको तो पूरी रात जागना होगा ना। रूही, हमारी होने वाली भाभी से बातें करनी होंगी। रिया, इंजॉय। इतना कह वो दरवाजा बंद कर चले गए। पर धीर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने आशा को नहीं बताया और बस सोने चला गया। अगले दिन कॉलेज में काजल कुछ काम कर रही थी कि करण ने अचानक उसके सामने आ कहा, मुझे तुमसे कुछ काम था। काजल, बोलो। करण, अपना हाथ आगे करो। काजल ने असमझ में अपना हाथ आगे कर दिया तो करण ने एक ब्रेसलेट उसे पहना दिया। काजल ने ब्रेसलेट को देखकर कहा, ये क्या है? करण, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। काजल, पर गिफ्ट क्यों? ना तो मेरा कोई बर्थडे है या कुछ और। फिर करण ने कहा, ऐसे ही। और इतना कह वो चला गया। काजल ने एक पल उस ब्रेसलेट को गौर से देखा पर फिर अपना सर झटक कर वो काम में लग गई। इधर सरिता जी ने रागिनी जी से बात की तो उन्होंने भी सहमति दे दी और निशांत जी को रवि जी ने सहमति दे दी। निशांत जी ने ऑफिस में मोहित जी से बात कर ली तो वो बहुत खुश हुए पर उन्होंने एक बार मनीष जी से बात करने का कह दिया। शाम का समय, अदिति काजल के घर आई और उसे अपने साथ मंदिर ले गई। इधर मोहित जी ने मनीष जी से बात की तो उन्होंने भी सहमति दे दी। निशांत जी ने जब ये खबर सुनी तो बहुत खुश हुए और कल उनके घर आने का कहे उन्होंने मोहित जी का फोन रख दिया। इधर जैसे ही काजल और अदिति मंदिर से बाहर आए, काजल को कुछ खरीदना था इसलिए वो अदिति को रुकने का कहे सड़क के उस किनारे चली गई। पर जैसे ही वो उस किनारे पहुंची, एक बड़ी सी गाड़ी आई और उसमें से एक इंसान ने काजल का हाथ पकड़कर जोर से अंदर खींचा। उस इंसान का चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और उसने सीधा काजल को अंदर फेंका और उसके सर पे वार कर उसे बेहोश कर दिया। इधर ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि अदिति को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो वहीं सीढ़ियों पर धड़ाम से बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पास से गुजर रहे धीर ने जब उसे ऐसे देखा तो उसने झटके से गाड़ी रोक दी। वो जल्दी से बाहर आया और अदिति को हिलाया, तब जाकर वो होश में आई। उसने जल्दी से धीर को सब बताया तो धीर भी चौंक गया। पर सबसे पहले उसने आयुष को और करण को इन्फॉर्म कर वहां बुलाया और फिर अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को काजल की इन्फॉर्मेशन सेंड की। उतने में करण और आयुष भी वहां पहुंच चुके थे। करण ने अपने फोन में एक ऐप खोली और उसमें देख धीर और आयुष से जल्दी में कहा, भाई ये काजल की लोकेशन है, जल्दी फॉलो करते हैं, चलिए। इतना कह वो तीनों गाड़ी में बैठे और लोकेशन को फॉलो करने लगे। अदिति को उन्होंने सार्थक को कॉल कर बुला उसके साथ घर भेज दिया और किसी को बताने से मना कर दिया। एक अनजान सी जगह, बड़ी सी बंद पड़ी बिल्डिंग। काजल को एक कुर्सी से बांधकर बिठाया हुआ था। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और सिर से थोड़ा खून बह रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली तो उसके सामने सामर्थ बैठा था। उसने उसे देखा, मुस्कुराते हुए कहा, तो चूहा आ गया अपनी औकात पे। सामर्थ ने हंसते हुए कहा, ओ तो तुम्हें डायलॉग मारने भी आते हैं, रिद्धि की मीठी। वैसे अच्छा तरीका निकाला है हाँ तुमने अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने का। पर अफसोस, अब तुम भी उसके पास जाने वाली हो, करण की दोस्त। और चिंता मत करना, तुम्हारा वो करण भी बहुत जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। इस पर काजल ने उसे घूरा तो उसने अपनी गन निकाल उससे अपने सर खुजाते हुए कहा, तुम तो मरने वाली हो, तुमसे क्या छुपाना। नफरत करता हूँ मैं उस करण से क्योंकि मेरे मामा की सारी प्रॉपर्टी और पापा तक की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है। एक बार उसे मार दूं तो सारी प्रॉपर्टी मेरी। ये सुन काजल चौंक गई और उसने कहा, तुम तो अपने भाई तक के सगे नहीं, क्या फायदा तुम्हारी इस जिंदगी का। अब समर्थ ने वो गन काजल के माथे पे पॉइंट की और कहा, फायदा तो तेरी जिंदगी का भी नहीं है ना, सो टाटा बाय बाय। और इतना कहे उसने ट्रिगर दबाने के लिए
अपना हाथ बढ़ा दिया, पर ट्रिगर दबने से पहले ही किसी ने उसे जोर से लात मारी, जिससे वो नीचे जा गिरा और गन भी दूर जा गिरी। उस लड़के ने जिसे उसे लात मारी थी, वो उस पे मुक्के बरसाने लगा। उसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। जी हाँ, ये आयुष ही था। इधर धीर ने भी अपना चेहरा ढका हुआ था और वो काजल के हाथ पैर खोल रहा था कि तभी 2-3 आदमियों ने उसे पीछे से पकड़ लिया और 2-3 ने आयुष पे भी हमला कर दिया था। क्योंकि सामर तब तक बेहोश हो चुका था, इसलिए आयुष अब उन आदमियों से निपट रहा था। एक को आयुष ने मुंह पे 2 घूंसे मारे तो वो दूर जा गिरा। दूसरे को उसने अपने घुटने से पेट पे मारा और फिर एक घूंसा, जिससे वो भी नीचे जा गिरा। इधर धीर ने एक को पेट में ही 2 घूंसे मारे, जिससे वो नीचे जा गिरा। बाकी के 2 ने उस पे एक साथ वार किया तो उसने दोनों को आपस में टकरा दिया, जिससे दोनों ही बेहोश हो गए। इधर तीसरे आदमी ने पहले तो आयुष के सिर पर एक लोहे की रॉड मारी, जिससे उसका सर चकराने लगा, पर फिर भी वो उसकी ओर बढ़ा तो उस आदमी ने नीचे गिरी हुई गन उठाई और आयुष के पेट में गोली मार दी। तभी धीर ने उसके सर पे उसी लोहे की रॉड से दे मारा, जिससे वो नीचे जा गिरा। धीर ने सबसे पहले काजल को आजाद किया और फिर दोनों ने आयुष को सहारा दिया और नीचे ले आया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि करण एक कोने में बेहोश पड़ा था। एक्चुअली करण ने उन दोनों को ऊपर भेज दिया था और खुद नीचे तैनात आदमियों से निपट रहा था। इसी बीच किसी आदमी ने एक ईंट उठाकर उसके सर पर दे मारी थी, जिससे वो बेहोश हो गया था। काजल ने आयुष को धीर को थमाया और खुद करण को सहारा दे खड़ा किया और फिर दोनों को गाड़ी में लेटा वो पास ही में सिटी हॉस्पिटल ले आए। वहां दोनों को जल्दी से एडमिट करवा दोनों ने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। सब आ चुके थे हॉस्पिटल में सिवाय यशा और मोहित जी के, क्योंकि उन्हें एक मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए रिया घर पर ही थी। आयुष का ऑपरेशन हो रहा था क्योंकि उसे गोली लगी थी और सिर में भी गहरी चोट लगी थी। करण का काफी खून बह गया था, जिस वजह से वो बेहोश पड़ा था। नेहा जी का और सरिता जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था और कशिश जी और रागिनी जी उन्हें संभाले हुए थे। निशांत जी ने धीर से कहा, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बाहर उनके साथ गाड़ी में बैठ गया तो उन्होंने कहा, बाज गुरु खत्री कहाँ है? धीर ने अपना सर झुकाकर कहा, सॉरी चीफ, हम उसे वहीं छोड़ा है। जी हाँ, निशांत जी ही चीफ हैं और उनकी इस जॉब के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं, धीर, काजल और आयुष। निशांत जी काजल के इतने क्लोज भी इसीलिए हैं क्योंकि इतनी छोटी उम्र में रॉ ज्वाइन करना कोई मामूली बात नहीं है। जब काजल ने उन्हें गुरु खत्री की इन्फॉर्मेशन दी थी, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ी लीड भी था, क्योंकि आज तक किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। पर काजल बॉस ए बिग हेल्प, और वो कैसे, वो बाद में पता चलेगा। निशांत जी ने थोड़े गुस्से में कहा, पर तुम्हें उसे साथ में लाना चाहिए था बाज। सुधीर ने कहा, सॉरी चीफ। निशांत जी ने अपना सर हिला दिया और कहा, जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। धीर गाड़ी से बाहर आया और निशांत जी चले गए। धीर भी अंदर आ गया। इधर काजल ने ना किसी से कुछ कहा, बस एक नज़र आयुष के ऑपरेशन थिएटर को देख और करण के कमरे में झांक वो बाहर गार्डन में एक पेड़ से सिर टिकाए बैठ गई। और ना जाने क्यों उसे आज जितनी फिक्र आयुष की हो रही थी, उतनी ही फिक्र करण की भी हो रही थी, जबकि उससे उसका कोई खास रिश्ता नहीं था। उसके सिर की चोट हल्की दुख रही थी, पर वो तो बस एक टक उस ब्रेसलेट को देखे जा रही थी जो करण ने उसे दिया था। इधर जैसे ही आरूही को पता चला, वो जल्दी से हॉस्पिटल आ गई। एक नज़र आयुष के ऑपरेशन थिएटर को देख वो पास में ही एक बेंच पे बैठ गई। उसने अपना सिर दीवार से टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के सामने आयुष के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस था तो खालीपन और आयुष को खोने का डर। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो धीर उनकी ओर बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, पेशेंट कंडीशन इज क्रिटिकल, अगर अगले 20 घंटे में उन्हें होश आ गया तो ही हम कुछ कर सकते हैं। और वो दूसरा लड़का, ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। इतना कह उन्होंने धीर के कंधे पर हाथ रखा और वहां से चले गए। धीर ने बड़ी मुश्किल से नेहा जी, रागिनी जी, सरिता जी और कशिश जी को ड्राइवर बुलवाकर घर भिजवा दिया, क्योंकि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके थे। अब वहां सिर्फ
3 लोग ही रुक सकते थे। सबके जाने के बाद धीर का ध्यान आरूही पर गया, जो गुमसुम सी अपनी आंखें बंद कर बैठी थी। उसे लगा कि ऐसे गुमसुम रहने से उसके दिल की बात अंदर ही रह जाएगी, जो अच्छा नहीं है। उसने धीरे से उसके पास बैठ उसके कंधे पर हाथ रखा तो आरूही ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। एक पल को उसकी आंखें देख वो चौंक गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। धीर ने कहा, आयुष ठीक हो जाएगा आरू। इस पर आरूही ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और दीवार से सिर टिकाकर कहा, अगर नहीं हुआ तो भगवान मुझे क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए मुझे पता है भाई, आप प्लीज काजल को जाके संभालो, जान बचती है उसकी आयुष, और अब शायद करण में भी। आरूही की बात सुन धीर को ध्यान आया कि उसने काजल को बाहर जाते हुए देखा था। वो भागकर बाहर आया तो काजल को ऐसे बैठे देख उसे उसकी बहुत फिक्र होने लगी। वो उसके पास आया और उसके साइड में बैठते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हैं? काजल ने एक नज़र धीर को देखा और फिर सामने देखकर कहा, अपनी गलती को पहचान रही हूँ। धीर चौंक कर उसके सामने आकर बैठ गया और उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर कहा, कैसी गलती? काजल ने नम आंखों से कहा, भाई आप लोग मेरी जान बचाने क्यों आए? मेरी वजह से भाई और करण आज इस हालत में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मर जाती ना मैं। ये सुन धीर ने झटके से उसे गले से लगा लिया और गुस्से से कहा, पागल हो गई है? कैसी बातें करती है तू? उससे अलग हो उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा, तेरे लिए तेरी जिंदगी कीमती नहीं होगी, पर हमारी जान बसती है तुझ में। मैं तो पराया हूं ना, पर आयुष तो तेरा अपना है ना। काजल ने अपनी नम आंखों से उसकी गुस्से भरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? एक बात जान लो भाई, जितना भाई मैं आयुष भाई को मानती हूँ ना, उतना ही आपको भी मानती हूँ। तो आज के बाद ये बात कभी मत सोचना या कहना कि आप पराये हो। आप मेरे अपने हो। समझ आई बात? धीर ने हल्की नाराजगी से कहा, अगर अपना मानती तो ये बात नहीं कहती। काजल ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी। तो धीर मुस्कुरा दिया और पूछा, आयुष की चिंता होना तो नॉर्मल है, पर करण की क्यों? इस पर काजल ने असमझ में कहा, भाई मुझे भी नहीं पता क्यों, बस उसे ऐसे देख दिल तड़प उठा। धीर ये सुन मन ही मन मुस्कुराया और फिर मन ही मन कहा, प्यार हो गया है तुझे बुद्धू, पर ये प्यार के खिलाफ तेरे दिल में भरी नफरत तुझे उस प्यार का एहसास नहीं होने देगी, पर जल्द ही तू समझ जाएगी। फिर उसने काजल से खड़े होते हुए कहा, चल अंदर चल, अब आयुष को और करण को कभी भी होश आ सकता है। काजल खड़ी होकर उसके साथ चल दी। आरूही कुछ देर वैसे ही बैठी रही, पर फिर वो उठकर आयुष के कमरे के बाहर आ गई और कांच से उसे देखने लगी। वो पूरा का पूरा मशीनों से घिरा हुआ था। उसे ऐसे देख आरूही की आंखों से आंसू छलक उठे। आरूही नम आंखों से आयुष को शीशे से देख रही थी कि तभी काजल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरूही झटके से उसके गले जा लगी। काजल भी प्यार से उसका सर सहलाने लगी। कुछ ही देर में उससे अलग हो आरूही ने पूछा, तू ठीक है? काजल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कुछ खाया खाया? आरूही ने ना में सिर हिला दिया तो काजल ने उसे घूरा और फिर धीर से कुछ खाने को लाने को कहा तो वो आरूही के साथ एक बेंच पर बैठ गई। कुछ ही देर में धीर 3 बर्गर, 1 कोक और 3 गिलास एक ट्रे में रखे हुए लेकर आया। वो उन दोनों के पास बैठ गया और फिर उसने काजल को जबरदस्ती और काजल ने आरूही को जबरदस्ती खिला दिया। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर ने उनसे आकर कहा कि वो अब आयुष से मिल सकते हैं, पर एक समय पर कोई एक ही अंदर जा सकता है। तो काजल अंदर चली गई। पहले अंदर जाकर आयुष को मशीनों से घिरा हुआ देखकर काजल के कदम जम गए और आंखें नम हो गईं। जब आयुष की नज़र उस पे पड़ी तो उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। काजल भारी कदमों से उसकी ओर बढ़ गई और उसके पास घुटनों के बल ही उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। आयुष ने उसे ऐसे हैरानी से देखकर कहा, क्या हुआ? काजल ने रोते हुए कहा, भाई अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। आयुष ने बड़े मुश्किल से उसकी तरफ झुककर उसके आंसू पोंछे और फिर कहा, ऐसे क्यों बोल रही है काजल? आप मेरी जान बचाने आए, इसलिए तो ये हुआ ना। तो आयुष ने बड़े ही प्यार से कहा, और अगर तुझे कुछ हो जाता मेरी काजू, तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए रोना बंद कर, ये आंसू अपनी विदाई के लिए बचा कर रख।
काजल ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी से मुझे खुद से दूर करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप भी एक बात जान लो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहे उसने अपना सिर आयुष के सीने पर रख दिया तो आयुष भी धीरे से उसका सर सहलाने लगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद काजल बाहर आ गई तो उसने देखा कि आरूही वहीं बेंच पे जमी सी बैठी थी और एकटक बस जमीन को देख रही थी। धीर वहीं दरवाजे के पास खड़ा था तो काजल ने उससे इशारे से पूछा कि दी को क्या हुआ, तो उसने बस अपने कंधे उचका दिए और अंदर आयुष के कमरे में आ गया। आयुष को ऐसे देख एक पल को तो धीर की भी आंखें नम हो गईं और कदम रुक गए, पर फिर एक झूठी मुस्कान ले वो आयुष के पास ही आकर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, तू ठीक है? आयुष ने बस हाँ में सर हिला दिया तो धीर ने कहा, सॉरी। आयुष, वैसे सॉरी तो बनता है, पर ये वाला किस लिए है? धीर पहले तो हैरान हुआ पर फिर कहा, मेरे वहां होते हुए भी तेरा ये हाल हो गया इसलिए। आयुष, सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। सॉरी तुझे इस बात के लिए बोलना चाहिए कि तूने ऐसा से प्यार किया और साले मुझे नहीं बताया। धीर ने हैरानी से पूछा, अब तुझे किसने बता दिया? आयुष, जब हंस हंस के बातें कर रही थी ना तुझसे, मैंने सुन लिया था। धीर ने कहा, साले अपने होने वाले जीजे की और बहन की बातें सुनते हुए शर्म नहीं आई तुझे? आयुष, नहीं तो। कुछ देर बातें करने के बाद जैसे ही धीर ने अपने कदम बाहर जाने के लिए बढ़ाए, आयुष ने कहा, आरूही। धीर ने कहा, बाहर बैठी है। आयुष, भेजना उसे। धीर ने बस मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया और बाहर आ आरूही से कहा, आयुष तुझसे मिलना चाहता है। आरूही ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो धीर ने बस अपना सर हिला दिया और काजल के पास बैठ गया। आरूही भारी कदमों के साथ आयुष के कमरे की ओर बढ़ गई। अंदर आ जब उसने आयुष को देखा, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए और अब तक थमे हुए आंसू बह चले। वहीं आरूही को देख आयुष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, पास भी नहीं आओगी? आरूही धीरे से उसके पास आकर बैठ गई पर कहा कुछ नहीं, बस एकटक उसके चेहरे को नम आंखों से देखती रही। आयुष ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तुम घर क्यों नहीं गईं? यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? आरूही ने अपने दिल की बात छुपाते हुए कहा, काजल के पास कोई होना चाहिए था ना इसलिए। इस बात पे आयुष मन ही मन मुस्कुराया और कहा, अच्छा। आरूही ने बस अपना सर हिला दिया। आयुष को एकदम से खांसी आ गई तो आरूही ने जल्दी से पास में पड़ा एक जग उठाया और पानी गिलास में डाल खुद ही आयुष को पिला दिया। फिर पूछा, तुम ठीक हो ना? आयुष ने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। आरूही कुछ देर वहीं बैठी रही कि एक नर्स आई और उसने आरूही को बाहर जाने को कहा। आरूही बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक सुकून था जिसे देख काजल और धीर मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद करण को भी होश आ गया तो डॉक्टर ने उन्हें उससे मिलने की इजाज़त दे दी, पर इस बार भी एक समय पर कोई एक ही अंदर जा सकता था। उस समय तक आरूही सो चुकी थी तो धीर अंदर चला गया। करण की नजरें तो दरवाजे पर ही टिकी थीं, पर शायद उसे धीर का नहीं किसी और का इंतजार था। धीर अंदर आया तो उसके कुछ कहने से पहले ही करण ने पूछा, भाई काजल? तो धीर ने हल्का मुस्कुराकर कहा, ठीक है वो अब बाहर ही बैठी है, पर तुझे उसकी लोकेशन कैसे पता चली? करण ने थोड़ी गंभीरता से कहा, भाई मैं कल एक कैफे में गया था, वहाँ किसी को कहते हुए सुना कि वो काजल को नुकसान पहुँचाना चाहता है। पहले मैंने सोचा कि वो और कोई काजल हो सकती है, पर फिर मैंने अपने एक दोस्त से कहकर एक स्पेशल ब्रेसलेट बनवाया जिसमें लोकेशन ट्रैकर फिट था। वो मैंने उसे पहना दिया था सुबह और बस आगे तो आप जानते ही हो। धीर ने ये सुन मन ही मन कहा, इसका मतलब काजल अब अनसेफ है, कुछ करना होगा। फिर उसने करण से कहा, अच्छा तू आराम कर, वैसे मुझे तेरे उस दोस्त का नंबर मिल सकता है? करण ने कहा, भाई जब ठीक हो जाऊंगा तब दूं तो चलेगा। धीर ने अपना सर हिला दिया, पर वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा करण ने उसे आवाज लगाई। धीर रुक तो गया पर बिना पीछे मुड़े ही कहा, जाग रही है? किस लिए पता नहीं, भेज देता हूँ। करण हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीर बाहर आया तो देखा कि काजल दीवार से सिर टिकाए एकटक छत को देख रही थी। धीर धीरे से उसके करीब आया और कहा, मिल ले करण से। काजल ने बस सिर हिला दिया और खड़ी हुई,
पर जैसे ही उसके कदम बढ़े, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पर वो गिरती इससे पहले ही धीर ने उसे थाम लिया और बेंच पर बैठा दिया। धीर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो भागते हुए गया और पास ही में एक वाटर कूलर में से गिलास भर पानी ला। उसने काजल को पिलाया और फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। हलचल से आरोही की नींद खुल गई तो उसे काजल अपने सिर पकड़े बैठी दिखी। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो काजल ने उसकी ओर देखा। काजल की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, जिसे देख आरोही ने पूछा, क्या हुआ? काजल ने कहा, दी, सिर दुख रहा है और अभी चक्कर भी आ गया था। आरोही कुछ कहती उससे पहले ही धीर वहां डॉक्टर के साथ पहुंच गया। डॉक्टर ने काजल को चेक किया और कहा, इनके सर में चोट लगी है। शायद उसे लगे हुए बहुत समय हो गया है और इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए दर्द बढ़ गया और चक्कर आ गया और अब दर्द हो रहा होगा। फिर धीर को एक स्लिप देते हुए, ये मेडिसिन ले आइए और मैं नर्स से कहकर इनकी चोट की ड्रेसिंग करवा देती हूँ। धीर ने अपना सर हिलाया और भागते हुए फार्मेसी की ओर बढ़ गया। आरोही ने डॉक्टर के जाते ही काजल के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। पागल है तू काजल, आयुष और करण की टेंशन में खुद का ख्याल ही नहीं रखा तूने। हाँ, और ये चोट कैसे लगी तुझे? अब काजल को नहीं पता था कि आरोही जानती है या नहीं कि उसका किडनैप हुआ था, इसलिए उसने बात को टालते हुए अपना सर पकड़कर दर्द भरी आवाज में कहा, दी, अभी सर में बहुत दर्द हो रहा है, बाद में पूछ लेना ना। इतने में वहां वो नर्स आ गई और काजल की ड्रेसिंग करने लगी। थोड़े ही समय में धीर दवाइयां लेकर आ गया। वो नर्स चली गई तो काजल ने आरोही को करण से मिलने भेज दिया। काजल ने धीरे से पूछा, भाई आपने घर पे किसी को बताया तो नहीं ना कि मैं किडनैप हुई थी? धीर, नहीं, पर तू ये बता, ये चोट कैसे लगी? काजल ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, जब उन्होंने मुझे गाड़ी में खींचा था ना, तब उन्होंने मेरे सर पर किसी भारी चीज से मारा था और मैं बेहोश हो गई थी। पर भाई पता नहीं उस गुरु खत्री को मेरे बारे में पता कैसे चला? धीर ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तू ज्यादा मत सोच। अच्छा, धीर ने मन ही मन कहा, पता लगाना पड़ेगा। इधर आरूही जैसे ही करण के कमरे में आई और किसी की आहट से करण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, पर आरूही को देख उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। आरूही ने जब उसके चेहरे के बदलते भाव देखे तो उसके पास बैठते हुए कहा, जिसका तुम्हें इंतजार है ना, वो अब तुमसे नहीं मिल सकती। करण ने आश्चर्य से कहा, क्यों? तो आरूही ने उसे सारी बातें बता दी कि कैसे काजल के सिर की चोट की वजह से उसे अब आराम करना चाहिए। करण ये सुन चिंता भरी आवाज में बोला, वो तो ठीक है ना? आरोही ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया, फिर उससे इधर उधर की बातें करने लगी। वहीं धीर ने बड़ी मुश्किल से काजल को समझाया और उसे घर छोड़कर आया। जब उसके सिर पर बैंडेज देख नेहा जी ने उसके बारे में पूछा तो काजल ने कहा, कुछ नहीं माँ, वो मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए सिर दीवार से जोर से जा लगा। भाई ने जबरदस्ती पट्टी कर दी। आप बताओ, अब तक सोए क्यों नहीं? नेहा जी ने कहा, बेटा, आयुष की चिंता में नींद ही नहीं आ रही, पर बेटा उसका और करण का ये हाल कैसे हुआ? काजल ये सुन सोच में पड़ गई कि आखिर वो कहे तो कहे क्या। नेहा जी ने कहा, बेटा, आयुष की चिंता में नींद ही नहीं आ रही, पर बेटा उसका और करण का ये हाल कैसे हुआ? काजल ने एक झूठी कहानी बनाते हुए कहा, माँ, आपको पता है, जब मैं और अदिति मंदिर से वापस आ रहे थे ना, तब दो तीन सड़क छाप गुंडों ने अदिति को छेड़ा तो मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया तो उन्होंने और बदतमीजी शुरू कर दी। वहीं तभी पास से आयुष भाई और करण गुजर रहे थे तो इन दोनों की लड़ाई हो गई और फिर एक ने ना दोनों के सिर पे रॉड मार दिया। करण तो बेहोश हो गया, पर भाई उस रॉड से उनकी ओर मारने के लिए बढ़े तो एक ने गन निकाल ली और भाई पर चला दी और फिर वो फट्टू वहां से भाग गए। तभी वहां से धीर भाई गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा तो जल्दी से हम दोनों को हॉस्पिटल ले आए और अदिति के घर पे स्नेहा अकेली थी ना, इसलिए वो चली गई। आई एम सॉरी माँ, मेरी वजह से सब हुआ ना। इस पर नेहा जी ने बड़े प्यार से कहा, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ बच्चे, जा रेस्ट कर ले तू। काजल ने सिर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई। उसने कपड़े बदले और बेड पर जाकर लेट गई, पर उसकी आंखों के सामने बार बार आयुष और करण का चेहरा आ रहा था और कानों में समर्थ के शब्द गूंज रहे थे। वो थक कर उठ खड़ी हुई और अपने कमरे से अटैच्ड बालकनी में आ
रेलिंग से टिक के खड़ी हो गई और एकटक सामने के नज़ारे को देखने लगी। उनका घर एक रेजिडेंशियल एरिया में था, लेकिन काजल के कमरे की बालकनी से कुछ दूरी की रोड दिखती थी, जिसके आसपास कुछ बिल्डिंग्स थीं। उस रोड से गिने चुने ही वाहन गुजर रहे थे और बिल्डिंग्स में कुछ लाइट जल रही थीं, जिससे वहां रोशनी थी। काजल को अभी भी वो ही सब याद आ रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें कुछ पलों के लिए बंद की और फिर आंखें खोल जेब में से एक सिगरेट निकाली। वो जैसे ही उसे अपने होठों के पास लेकर आई, उसे करण की बात याद आ गई। तुम्हें पता है ना, सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है। जान जा सकती है तुम्हारी, रिधि जा चुकी है। उसके लिए तुम उन लोगों को क्यों तकलीफ पहुंचाना चाहती हो जो तुमसे प्यार करते हैं? अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए अपनी जान की कदर करो। ये याद करते ही न जाने उसके दिल में क्या आया। उसने सिगरेट निकालकर डस्टबिन में फेंक दी और फिर बेड पर आकर लेट गई। आंखें बंद करते ही उसके सामने करण का चेहरा आ गया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। इधर धीर ने हॉस्पिटल जाने की बजाय गाड़ी एक अनजान और सुनसान सी सड़क की ओर मोड़ दी और गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने लगा। थोड़ी ही देर में उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे गाड़ी रोकी और फिर गाड़ी से उतर वो बिल्डिंग की साइड से निकल रही एक छोटी सी गली के बीच से होते हुए एक सुनसान सी बिल्डिंग के आगे आ गया, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन लग रही थी। वो अंदर गया और लिफ्ट में उसने 5th फ्लोर का बटन दबा दिया। वो जैसे ही उस फ्लोर पर पहुंचा, वहां कुछ गिने चुने लोग ही थे। वो भागता हुआ एक केबिन में आया। वहां एक लड़का बैठा था जो कि लैपटॉप में लगा हुआ था। धीर को देख उसने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया और कहा, धीर भाई आप। इस पर धीर उससे अलग हुआ और बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गया और कहा, हाँ जी, तूने चेक की गुरु खत्री की लास्ट लोकेशन? ये है जे। इसका असली नाम है जतिन और ये रॉ के लिए हैकिंग का काम करता है और धीर और आयुष इसके लिए भाइयों जैसे ही हैं। और हाँ, जे की फुल फॉर्म है हैकर जतिन। जतिन ने कहा, भाई मैं। वो इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नज़र धीर पे गई जो उसे घूर रहा था। तो उसने कहा, आई मीन बाज। वो उसका लास्ट लोकेशन तो वहीं का है जहाँ के एस काजल को आपने बचाया था और आगे मैंने ट्राई किया पर अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। बाकी मैं अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीर ने गुस्से से कहा, वो नहीं जानता कि उसका क्या हाल होने वाला है। उसने काजल को हाजे ने आगे बढ़ उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, भाई मैं जानता हूँ कितने अटैच्ड हो आप उससे। आखिर बचपन से आरूही दी जो दिखती है आपको उसमें। अब चलो ये सस्पेंस भी खोल देते हैं। तो आप सब सोचते होंगे कि आखिर इतनी कम मुलाकातों में कोई किसी को अपनी बहन कैसे मान सकता है। तो हम आपको बताते हैं, आरूही का जन्म उसके नानी के घर में ही हुआ था और वो 7 साल की उम्र तक अपनी नानी माँ के पास ही सोती थी और इसलिए 7 साल की उम्र तक वो वहाँ ही रही थी। वहीं जब आरूही का जन्म हुआ था तब धीर ने उसे गोद में लेते ही कहा था, यू आर माई प्रिंसेस आरूही। उसका नाम भी धीर ने ही रखा था पर वो उससे मिल नहीं पाता था क्योंकि उसे उस समय अपनी बड़ी माँ के बिना नींद नहीं आती थी और उसका नानी घर बहुत दूर था। धीर का उस समय बस एक ही दोस्त था, आयुष, और वो दोनों एक साथ ही पढ़ते थे स्कूल में। जब काजल का जन्म हुआ तो आयुष ने धीर की उससे मिलने के लिए अपने घर बुलाया और जब धीर ने काजल को अपनी गोद में लिया तो उसे वो बिल्कुल आरोही की तरह ही लगी और उसे उसमें ही वो दिखने लगी। वो स्कूल के बाद आधा दिन काजल के साथ ही बिताता, कभी उसके लिए घोड़ा बन जाता तो कभी उसे अपने हाथों से खाना तक खिलाता। काजल भी अब रोज उसके आने का इंतजार करने लगी थी और जब भी वो आता वो उसके गले से लग जाती। काजल तब तकरीबन 2 या 3 साल की थी और जब भी वो अपनी प्यारी सी आवाज में धीर को हीरो भाई कहती थी ना, उसका चेहरा खिल उठता था और वो इसलिए क्योंकि वो उसे अपना हीरो मानती थी। वहीं अभी उसे काजल से मिले 1 साल भी नहीं हुआ था कि कुछ कारणों की वजह से उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और जाने से पहले उसने काजल को एक बार कस के गले लगा लिया क्योंकि अब उसे लगा था कि जैसे अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा। जब धीर अगले दिन नहीं आया
तो काजल ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। ना कुछ ठीक से खाया और ना ही ठीक से सोई। बस आंगन में बैठी धीर का इंतजार करती रही। जब इतने सालों बाद धीर आयुष से मिला तो उसने हर कामयाब कोशिश की काजल से मिलने की, पर हर बार किसी वजह से वो कोशिश नाकाम हो गई। यहाँ तक कि जब वो उससे एनिवर्सरी फंक्शन में मिला था, उसकी आंखें तक नम हो गई थीं। उसने काजल को क्या, उसके घर वालों को तक ये बात नहीं बताई। बस आयुष या जतिन ये जानते थे। उसने ये काजल को इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक बात ये थी कि उसे लगा कि वो उसे भूल चुकी होगी, और दूसरी बात उसकी वजह से वो कितना रोई थी। वो नहीं चाहता था कि वो काजल को वो बात याद दिला दे और कहीं वो उससे नाराज हो जाए। पर ये बात वो नहीं जानता था कि काजल आज भी अपने हीरो भाई को याद करती है और उसका इंतजार करती है। तो अब तो समझ आ गया ना? धीर ने उसे थोड़ी सख्त आवाज में कहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो बताना जरूर। जतिन ने बस हाँ में सर हिला दिया तो धीर उठकर बाहर चला आया और फिर नीचे आ कार को हॉस्पिटल की ओर मोड़ दिया। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि आरूही आयुष के कमरे में उसका हाथ थाम कुर्सी से सिर टिकाकर सोई हुई थी और आयुष भी सो रहा था। उन्हें ऐसे देख धीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो करण के कमरे की ओर बढ़ गया। करण भी सो रहा था। धीर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और वहीं उसके पास बैठ गया और न जाने कब उसकी आंख लग गई। आरूही अब ज्यादातर समय आयुष के पास ही बिताती थी। अपने हाथों से उसे खाना खिलाती और अगर वो दवाई लेने से मना करता तो उसे दादी अम्मा की तरह डांट कर दवाई देती। काजल भी रोज कॉलेज के बाद करण से मिलने आती थी। तकरीबन 2 दिनों में करण को तो डिस्चार्ज मिल गया, पर आयुष को अभी 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रहना था। आयुष और आरूही जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो अब 1 महीने बाद का हो गया था, इसलिए आयुष को आराम से छुट्टियां मिल गई थीं। एक दिन आरूही ऐसे ही आयुष के पास बैठी थी कि आयुष ने उससे पूछा, ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? आरूही, हाँ ठीक चल रहा है। आयुष, आरूही एक बात पूछूं? आरूही, हम पूछो। आयुष, तुम्हें तो मैं पसंद भी नहीं हूँ, फिर मेरी इतनी केयर क्यों? इस बात पर आरूही इधर उधर देखने लगी क्योंकि इसका जवाब वो आयुष को नहीं दे सकती थी। आरूही को ऐसे देख आयुष मुस्कुरा दिया, पर फिर अपनी मुस्कान छिपाते हुए उसने पूछा, वैसे अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम तो खुश होती ना? इस पर आरूही ने तपाक से कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। आयुष, क्यों? आरूही ने तपाक से कहा, अरे कोई जान निकाल लेगा तो खुशी होगी क्या? आरूही को जब एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, वो इतना कहकर वहां से बाहर आ गई। मैं वो पानी पी के आती हूँ। और उसे ऐसे जाते देख आयुष मुस्कुरा दिया। दिन बीतते जा रहे थे और अब आयुष भी एकदम ठीक होकर घर आ गया था, पर ऑफिस वो अभी भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसे थोड़ी वीकनेस थी अभी। एक दिन काजल अपने कमरे में बैठी थी कि वो अपने स्टडी टेबल की ओर बढ़ गई। उसने एक ड्रॉर खोला और उसमें 4-5 फोटो फ्रेम्स थे। उसने एक फोटो फ्रेम निकाला और उसे अपने सीने से लगाकर कहा, आई मिस यू हीरो भाई। वो फोटो में काजल आगे भाग रही थी और उसका हीरो भाई धीर उसके पीछे भाग रहा था। उसने अपनी आंखों के कोरे आए आंसू पोंछे, फिर फोटो फ्रेम वापस रख वो सोफे पे आके बैठ गई और एकटक जमीन को देखने लगी। तभी आयुष उसके कमरे में आया और उसके पास आकर बैठ गया। काजल को जब किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने अपनी नजरें उठाकर आयुष को देखा। आयुष को देख उसने उसकी गोद में सर रख दिया और कहा, भाई आजकल मुझे हीरो भाई की ज्यादा ही याद आती है, जैसे वो मेरे पास हो पर मुझे पता ना हो। आयुष ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, काजू तेरा धीर भाई ही हीरो भाई है। अगर उसने मुझे अपनी कसम नहीं दी होती ना तो बता देता तुझे। आयुष ने कुछ देर बाद काजल को गुड नाइट कहा और सोने चला गया। कुछ ही देर में काजल को भी नींद आ गई। आज संडे था और सब लोग घर पे थे और हॉल में बैठे थे सिवाय ऐसा के। वो अपने कमरे में थी कि अचानक सिंघानिया सदन की डोरबेल बजी। काजल ने दरवाजा खोला तो बाहर निशांत जी, रवीश जी, सरिता जी, रागिनी जी, धीर, रिया और करण खड़े थे। यश जी अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं।
इसलिए कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिए और आरोही को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आई। उन्हें देख काजल ने सबको नमस्ते की और फिर अंदर बुलाया। सब लोगों ने उसका अभिवादन किया और फिर बैठने को कहा। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद रवीश जी ने मनीष जी से कहा, जी हम यहाँ आपसे एक बहुत ही कीमती चीज मांगने आए हैं। इस पर काजल के घर वालों और धीर ने उन्हें हैरानी से देखा, क्योंकि धीर को वो सब बताकर नहीं लाए थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। रवीश जी ने आगे कहा, हम आपसे आपकी बेटी यशा का हाथ मांगने आए हैं, हमारे बेटे धीर के लिए। ये सुन सब मुस्कुरा दिए और धीर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि खुश हो या हैरान हो। मनीष जी ने कहा, जी ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। पर एक बार वो कुछ कहते इससे पहले ही काजल ने उनके कान में कह दिया, चाचू अगर दी ने मना कर दिया ना तो आप चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लेना। मनीष जी ने हैरानी से काजल को देखा तो उसने अपनी पलकें झपकाकर सहमति दे दी। मनीष जी ने कहा, जी अगर बच्चे खुश हैं तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है। तो काजल जल्दी से अंदर गई यशा को लाने। उसने यशा को जल्दी से एक येलो कलर की अनारकली थमा दी और कहा, दी जल्दी से चेंज करके आओ। और उसके कुछ कहने से पहले ही उसे वॉशरूम में धकेल दिया। कुछ ही देर में यशा येलो अनारकली पहने बाहर आ गई तो काजल ने उसकी आंखों में काजल लगा दिया और कानों में सुंदर से झुमके पहना दिए। यशा के बार बार पूछने पर काजल ने कहा, दी नीचे चलो पता चल जाएगा। काजल जल्दी से उसे बाहर ले आई तो धीर तो एकटक उसे देखता ही रह गया। उसका ध्यान तो तब टूटा जब सरिता जी ने उसे उसके बगल में बिठा दिया। यशा ने धीरे से पूछा, ये क्या हो रहा है। तो धीर ने कहा, हमारी शादी की तैयारी। इस बात पर यशा ने एक पल को हैरानी से धीर को देखा और फिर काजल को घूरा तो काजल ने उसे आंख मार दी। सरिता जी ने कहा, तो जी अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो हम हमारे पंडित जी को बुला लेते हैं और सगाई की और शादी की रस्मों की तारीख निकलवा लेते हैं। इस बात पे सबने हामी भर दी और सब बड़े यही बातें कर रहे थे तो काजल उन्हें बताकर सबको ऊपर अपने कमरे में ले आई। आयुष, काजल, रिया, यशा और करण सब बातें कर रहे थे पर धीर का ध्यान कहीं और ही था। वो बस हाँ हम जैसे छोटे जवाब दे रहा था। काजल ये बखूबी समझ रही थी। धीर मन ही मन यशा को देखते हुए सोच रहा था, धीर अब वो भी तेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है और ये सच उसे पता होना जरूरी है, पर कैसे बताऊं उसे। काजल ने धीर को साइड में बुलाया और फिर कहा, भाई मैं सबको घर दिखाने के बहाने लेकर जा रही हूँ, आपको दी से जो भी कहना है कह लो, ओके। धीर ने अपना सर हिला दिया और फिर काजल ने सबको लेकर बाहर दरवाजे तक पहुंची ही थी कि धीर ने उसे रोक लिया और बाकी सब आगे निकल गए। धीर ने कहा, काजल मुझे उसे बता देना चाहिए क्या। काजल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई ये आपका डिसीजन होना चाहिए क्योंकि अब दी आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगी और जितना हक आपका अपनी जिंदगी पर होगा उतना ही उनका भी होगा। ये सच जानने का हक तो है उन्हें। इतना कह वो चली गई और धीर यशा से कुछ कहता उससे पहले ही उसे एक फ़ोन कॉल आ गया तो वो धीरे से मैं अभी आई कहकर अपने कमरे में चली गई। धीर काजल का कमरा देखने लगा कि अचानक उसका हाथ खुद ब खुद उस ड्रॉर पर चला गया और उसने उसे खोल लिया। उसके अंदर से उसने वो पांचों फोटो फ्रेम निकाले और एक एक कर उन्हें देखने लगा। एक में वो काजल के पीछे भाग रहा था तो दूसरे में उसने काजल को गोद में लिए हुए था, जहाँ तीसरे में काजल उसके बाल बिगाड़ रही थी, वहीं चौथे में वो घोड़ा बना हुआ था और काजल उसके ऊपर बैठी हुई थी और पांचवी में उसने काजल को कस के गले लगाया हुआ था। ये उस दिन की फोटो थी जब धीर काजल से जाने से पहले मिलने आया था और सब तस्वीरों पे लिखा था, आई मिस यू हीरो भाई। ये फोटोज देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने खुद से ही कहा, मेरी काजू आज तक मुझे याद करती है। इस पर पीछे से आयुष की आवाज आई, और इंतजार भी। धीर ने जल्दी से अपनी नम आंखें पोंछीं और फिर प्रेम से वापस रखा। वो मुड़ा तो आयुष ने उसके पास आकर कहा, हाँ धीर मुझसे ज्यादा प्यार तुझसे करती है वो अपने हीरो भाई से। धीर कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से काजल की आवाज आई, हीरो भाई।
और तब दोनों का ध्यान दरवाजे पे खड़ी काजल पे गया, जिसकी आंखों में खुशी, नाराजगी और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ साथ नमी थी। धीर ने नजरें उठाकर देखा और आयुष ने मुड़कर देखा तो उनकी नजरें दरवाजे पे खड़ी काजल से जा मिलीं, जिसकी आंखों में लाखों सवाल, अनगिनत भाव और नमी ने अपनी जगह बनाई हुई थी। आयुष ने एक नज़र धीर को देखा और फिर काजल को पलके झपकाकर इस बात की सहमति दी। वो धीर के कंधे पर हाथ रखकर वहां से बाहर आ गया। वहीं काजल बस एकटक धीर को देख रही थी। उसने उसके करीब आ उसे छाती पे हल्का सा मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। पहले भी मुझे छोड़कर चले गए थे और अब भी नहीं बताया। जानते हो मैंने कितना मिस किया आपको। धीर ने अपनी नम आंखों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, काजू, मुझे लगा तू मुझे भूल गई होगी बच्चे। इस बात पे काजल ने कहा, भाई आपको नहीं याद, जब मैं छोटी थी तब आयुष भाई मेरे लिए डायरी लिखा करते थे। मैं दिन भर में जो भी हो करती थी वो मैं बोलती थी और वो लिख देते थे। और मेरी डेली लाइफ में आप ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। और भाई मुझे काजू कहने का हक सिर्फ मैंने आपको और आयुष भाई को दिया है हमेशा से। फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काजल कहने की। हाँ, और एक मिनट, हाँ। इतना कह वो अपनी स्टडी टेबल की ओर बढ़ गई। उसने एक पुरानी सी डायरी उठाई जिस पे लिखा था, सफ़र मेरे बचपन का। उसने वो डायरी ली और धीर को थमाते हुए कहा, ये लीजिए सबूत। धीर ने वो डायरी वापस बेड पे रखी और काजल के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो खुश हूँ कि मेरी काजू को मैं याद हूँ। काजल ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन लगता है आप भूल गए कि आप मुझे कैसे मिला करते थे। उसने इतना कहे अपनी बाहें समेट लीं और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। धीर उसे देख मुस्कुराया और फिर अपनी बाहें फैला दी। काजल मुस्कुराकर उसकी बाहों में समा गई और उसके सीने से जा लगी। दोनों को ही आज एक अलग सा सुकून मिला जो बचपन में मिला करता था। सही कहते हैं लोग कि दुनिया में कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बड़े होते हैं। कई बार खून के रिश्ते भी छोड़ जाते हैं, पर दिल के रिश्ते वो कभी साथ नहीं छोड़ते। कई बार जिन पुराने जन्मों के रिश्तों से भगवान खून का रिश्ता बनाकर नहीं भेज पाते, उनसे इस जन्म में दिल का नाता जोड़ देते हैं। उन दोनों का ध्यान टूटा आयुष की आवाज़ से, जो कि कह रहा था, काजू मुझसे ज़्यादा प्यार तो तू इसे करती है। तो काजल ने अलग होकर एक नज़र आयुष को देखा और फिर धीर को साइड हक करते हुए कहा, आपको कोई शक है। धीर ने आयुष को इस बात पे चिढ़ाया तो आयुष ने कहा, यार नॉट फेयर। हाँ, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा प्यार तुझसे करती है। इस पर धीर ने धीरे से उसके पास आकर उसके कान में कहा, और मेरी बहन तुझसे। उसकी इस बात पे आयुष जोर से खांसने लगा और काजल ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, आप ठीक हो भाई। आयुष ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया तो काजल ने आयुष को और धीर को उनके बीचा हक करते हुए कहा, भाई मैं आपसे भी प्यार करती हूँ, पर हीरो भाई से थोड़ा ज़्यादा। कुछ देर यही बातें करने के बाद वो दोनों रिया और करण के पास चले गए और धीर खुद ही यशा के कमरे में आ गया। लेकिन वो उससे कुछ कहता उससे पहले ही सरिता जी ने उन्हें बुला लिया। धीर और यशा बाहर एक सोफे पे बैठे थे और पंडित जी दोनों की कुंडलियां देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, जी, सगाई के लिए 1 हफ्ते बाद का और शादी के लिए अगले महीने की 15 तारीख का मुहूर्त शुभ है। इस पर काजल ने कहा, परफेक्ट। अगले महीने 14 तारीख को तो एकेडमी की ओपनिंग भी है। सरिता जी ने पूछा, कौन सा एकेडमी बेटा। काजल ने कहा, आंटी आपको याद है मैंने आपको रिद्धि के बारे में बताया था। मेरी रिद्धि की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उसकी खुद की एक डांस एकेडमी हो। उसका ये सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। इसलिए हमने हमारे एक पुराने कारखाने में एकेडमी बनाई है, रिद्धि डांस एकेडमी, और 14 को उसकी ओपनिंग है। तो निशांत जी ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। फिर मोहित जी से, जी आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। सबने हामी भर दी तो शगुन की रस्म कर कुछ देर बाद वो सब अपने घर चले गए और इसी बीच धीर यशा से बात ही नहीं कर पाया। सब सगाई की तैयारियों में लग गए थे और काजल और करण के कॉलेज का फेस्ट भी नज़दीक आ रहा था, तो वो आधा समय कॉलेज में बिताते थे और बाकी समय घर पे काम में हाथ बटा देते थे।
वहीं धीर इस बीच यशा से बात ही नहीं कर पा रहा था। सगाई से एक दिन पहले धीर के कहने पर काजल यशा को धीर के घर लेकर आई और धीर के कमरे में छोड़ उसने बाहर से दरवाजा ही बंद कर दिया और कहा, भाई जब बात हो जाए ना तो मुझे बुला लेना। और इतना कहकर वो नीचे रिया के पास बैठ उससे बातें करने लगी। इधर धीर ने यशा को सोफे पर बिठाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यशा मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। यशा बोलिए। धीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं एक रॉ ऑफिसर हूँ। यशा आई सर्व द नेशन। ये सुन यशा की आंखें हैरानी में फैल गईं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।